फर्स्ट पेपर वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन। जूरिस्प्रूडेंस आज हमें वही अपना कंप्लीट करना है, तो वही जैसे कल किया था शॉर्ट में टॉपिक्स करते हुए चलेंगे हम। एमसीक्यूज बहुत जल्दी आपको एक आधे दिन में मिल जाएंगे सब सब्जेक्ट्स के। कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज अंडर जूरिस्प्रूडेंस, क्या क्या राइट और ड्यूटीज है। न्यायशास्त्र के तहत अधिकारों कर्तव्य की अवधारणा, प्रत्येक कानून प्रत्येक नागरिक के कानूनी अधिकार की रक्षा करता है। देश का नागरिक होने से लोगों को कानूनी अधिकार दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जहां पे राइट्स होंगे वहां पे ड्यूटीज भी होंगी। ऐसा नहीं है आप सिर्फ राइट्स को यूज करेंगे और आप अपनी ड्यूटीज को फॉलो अप नहीं करेंगे। राइट्स इज इक्वल टू ड्यूटीज, राइट्स और ड्यूटीज हमेशा साथ साथ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द सामन, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं चीजों पे बनता है। जैसे कि ये स्टेटमेंट दे देगा, इंटरेस्ट विच इज प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, इट इज एन इंटरेस्ट विच हैज इट्स ड्यूटी एंड डिसरिगार्ड ऑफ विच इज रॉन्ग। ये किसने बोला? तो ये सामन ने बोला। ये इसको समझाने का कोई तरीका नहीं है, चीजें आपको रटनी ही पड़ेंगी ज्यूरिस में। तो अकॉर्डिंग टू ग्रे ने बोला कि यह कानूनी अधिकार है वह शक्ति जो व्यक्ति के पास है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को एक निश्चित कार्य या कार्य करने से रोकने के लिए, जहां तक समाज से उत्पन्न शक्ति उत्पन्न होती है, व्यक्ति या व्यक्तियों पर कानूनी कर्तव्य थोपती है। उनका कहना है कि अधिकार स्वयं ब्याज नहीं है, यह एक सुरक्षित ब्याज का आनंद लेने का साधन मात्र है। केस देख लेना। इन द केस ऑफ Rajasthan or Rajasthan state of Rajasthan versus Union of India, the Supreme Court stated that the legal right in the strict sense are correlative of legal duties, and legal right are defined as the interest which the law protect by imposing duties on other person. But the legal right in the strict sense means right in the immunity from the legal power of another. Immunity is no objection at all. क्या कहा कि सख्त अर्थों में कानूनी अधिकार कानूनी कर्तव्यों के सहसंबंध है और कानूनी अधिकारों को उन हितों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें कानून अन्य व्यक्तियों पर कर्तव्यों को लागू करके बचाता है। लेकिन सख्त अर्थों में कानूनी अधिकार का मतलब है कि सही दूसरे की कानूनी शक्ति से प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा कोई अधीनता नहीं है। थ्योरीज ऑफ राइट क्या है? There are basically two main theories of legal right: the will theory of right and the interest theory of right. Will theory क्या बोल रहा है? According to this theory, right emerges from the human will. The purpose of law is to grant the individual the means of self-expression. Will constitute a main element in the definition of Ornstein, Holland, Pollock, and Winograd. A doctrine of natural right gives an endorsed support to this theory. The jurists of metaphysical approach are also a staunch approach to of this view. इसने बोला कि मानव इच्छा से इस सिद्धांत के अनुसार मानव इच्छा से निकलता है। कानून का उद्देश्य व्यक्ति को आत्म अभिव्यक्ति के साधन प्रदान करना है। विल, ऑर्नस्टीन, हॉलैंड, पॉलक, विनोग्राडोव की परिभाषाओं में एक मुख्य तत्व का गठन करता है प्राकृतिक अधिकार का एक सिद्धांत। इस सिद्धांत को बहुत बड़ा समर्थन देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के न्यायविद भी इस दृष्टिकोण के कट्टर समर्थक है। वो हमने पढ़ा विल थ्योरी। नाउ इंटरेस्ट थ्योरी। अ जर्मन jurist having a pro-founder of this theory. According to him, legal right is a legal protected interest. He was of the view that basic of right is interest, not the will. एक महान जर्मन न्यायविद यानी कि हियरिंग इस सिद्धांत का एक गहरा हिस्सा है। उनके अनुसार कानूनी अधिकार कानून रूप से संरक्षित हित है। उनका विचार था कि अधिकार का आधार ब्याज है, न कि इच्छा।
क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम, ये आप लोग को पता होगा. The right is available against the society at large. For example, a crime committed under the IPC because it is a crime committed against the state. Right in rem. और right in personam यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध करना. व्यक्तित्व के आधार अधिकार का अर्थ is against an individual. Example, breach of contract. Where there is a breach of contract, the party who has performed the act files a suit against the breaching party. Right in persona is temporary in nature, which can be converted into right in rem. राइट इन रैम इज परमानेंट नेचर. ठीक है, राइट इन पर्सोना जो है वो नेचर में टेम्परेरी होता है और राइट इन रैम जो है वो परमानेंट होता है. पॉजिटिव राइट एंड नेगेटिव राइट नाम से पता लग रहा है. पॉजिटिव राइट इज द राइट व्हेन सम एक्शन नीड्स टू बी डन बाय द पर्सन हु हैज corresponding duty. The person on whom the duty lies must perform some positive act. Or negative acts, the negative acts are the right which omit the person from performing certain act. जो किसी पर्सन को कोई कार्य करने से मना करता है, जो व्यक्ति कुछ कृत्य करने से रोकता है. नकारात्मक अधिकार नकारात्मक कर्तव्य के रूप है के अनुरूप है. जिस व्यक्ति पर ऐसा कर्तव्य लगाया जाता है, जिस व्यक्ति पर ऐसा कर्तव्य लगाया जाता है उसे कुछ कृत्य करने से रोका जाएगा. नाम से पता लगा, पॉजिटिव में आपको किसी काम को करने के लिए कहा जाएगा और नेगेटिव में आपको कोई काम करने से रोका जाएगा. पर्सनल एंड प्रॉपर्टी राइट. पर्सनल राइट क्या होते हैं? आर द राइट टू रिस्पेक्ट द ऑनर ऑफ द राइट. द पर्सनल राइट हैज नो इकोनॉमिक वैल्यू एंड द राइट इज रिलेटेड टू पर्सनल स्टेटस और वेलबींग. और प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार जो है अधिकार के मालिक के सम्मान करने का अधिकार है और संपत्ति के मालिक के संबंध में किया जाता है, जैसे कि पेटेंट अधिकार, भूमि का अधिकार, ऋण आदि. Perfect and imperfect rights. Perfect rights are protected and recognized by law, and the suit can be instituted in the court against the wanderer for the breach of it. ठीक है, कि ये कानून द्वारा सुरक्षित और मान्यता प्राप्त है. इसके उल्लंघन के लिए गलत करने वालों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है. इम्परफेक्ट राइट कौन से होते हैं? वे अधिकार जो न तो मान्यता प्राप्त है और न ही कानून द्वारा सुरक्षित है. यानी ऋण समय प्रतिबंधित हो जाता है तो वह अपना पैसा वापस करने का दावा करता है, लेकिन इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता. प्रिंसिपल एंड नेसेसरी राइट. प्रिंसिपल राइट कौन से होते हैं? द प्रिंसिपल राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट. दे आर द बेसिक राइट दैट इज वेस्टेड ऑन द इंडिविजुअल. मुख्य अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है. वे अधिकार जो किसी व्यक्ति पर निहित है. सहायक अधिकार परिणामी आकस्मिक अधिकार है. वे महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन वे मूल अधिकार के लिए प्रकट है. राइट इन रियलेंस और राइट इन अप्रोप्रिया. रिएलियाना में राइट किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के खिलाफ उपलब्ध अधिकार होता है. उदाहरण के लिए सहजता का अधिकार. एक प्रमुख विरासत, यह प्रमुख विरासत और सर्ववादी विरासत की न्यायशास्त्र अवधारणा का परिणाम है. रिप्रोप्रिया में क्या आ जाएगा? राइट किसी की अपनी संपत्ति के संबंध में उपलब्ध अधिकार है. इसके परिणाम से पूर्ण स्वामित्व होता है. यह स्वामित्व की न्यायशास्त्र अवधारणा का परिणाम है. प्रकृति आप अकेले ही हो आई थिंक. कोई बात नहीं, अपन चलते हैं. फिर तो मैं हिंदी में क्यों पढ़ रही हूँ, मेरे को लगा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट बैठा. Corporal in corporal right, both the rights are protected by the law. The corporal right is the right over tangible object or material object, or corporal rights are having the right over the object which can be seen, touched, or perceived. Example, I purchased the watch. The watch has physical existence, so I have a corporal right over it. The incorporeal right is the right over the object which cannot be seen or touched. Example, right to reputation. Legal and equitable right. Legal rights are protected by the common law, and equitable rights are protected by the equity court or the court of chancellor. Primary and secondary right. The primary right is important. It is a very basic right. ठीक है, simple है.
Public and private right. The public right is the right that is exercised by the state, and the private right that is exercised by the individual for his personal benefit. हाईलाइट कर दूं. Vested and contingent right. Vested right is right which is vested on the person from the very beginning. No events are required to take place for the conferring the rights of an individual. And contingent rights are the right which are conferred on the happening or non-happening of certain acts. This right happens upon future acts. कि किसी भी future acts पे depend है कि ये काम होगा तभी वो right occur होगा. अब हमने पढ़ लिया rights के बारे में. Now duties. ड्यूटीज के अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, when a person is required to fulfill two duties at the same time, following guidelines have to be followed. क्या क्या guideline follow की जाएगी? Duties that secure public order or the common good have priority over those that safeguard the individual. Duty toward the family and relative take precedence over those towards stranger. Duties of greater importance take precedence to those of lesser importance. Duties based on higher laws take precedence over those coming over lower laws. कैरेक्टरिस्टिक्स ये सिंपल चीज है. अगर हम ड्यूटीज का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं देन मैं पॉइंट्स करवाऊंगी. लीगल एंड मॉरल ड्यूटीज हो सकती हैं, कानूनी और नैतिक कर्तव्य. पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटीज. प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटीज. एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटीज. Austin stated four kind of absolute duty. Duties to those who are not human beings, such as duty toward God. ऑस्टिन ने चार काइंड की एब्सोल्यूट ड्यूटीज बताई हैं, इसको देख लेना. अभी हमने पढ़ा राइट एंड ड्यूटीज के बारे में. बस हम पॉइंट्स को ही कवर अप करते चल रहे हैं. नाम से ही पता लगेगा प्रकृति की क्या है, कौन से पॉजिटिव राइट है, कौन से नेगेटिव राइट है, कौन से स्टेट के लिए है, कौन से राइट इन पर्सोनम है, वो सब आपको नाम से पता लग जाएगा. लेकिन आपको ये पॉइंट्स तो याद करने पड़ेंगे. लीगल पर्सनैलिटी क्या है? The main purpose of the law is to govern the relationship between individuals in the society. The law is concerned with regulating human conduct. The concept of legal personality constitutes an important subject matter of jurisprudence, for there cannot be right and duties without a person. If any human being has no attributes provided by the law, then he is not a person at all. Example, slaves has no right, they are like chattels, and therefore they are not persons. But in law, there are persons who are not human being, like a corporation, company, and universities. Origin of concept of legal personality. The word person is derived from the Latin word persona, which means a mask worn by actor while playing different roles in a drama.
डेफिनेशन ऑफ पर्सन, हम सारी डेफिनेशंस नहीं पढ़ेंगे, सामान की पढ़ते हैं. पर्सन इज बीइंग, a person is any being whom the law regards as capable of rights and duties. Any being that is so capable is a person, whether a human being or not, and no being that is not so capable is a person, even though he be a man. Savigny, Gray, Austin. Section 11 of IPC. According to Section 11 of IPC, the term person includes any company or association or body of person, whether incorporated or not. Classification of person. Person can be divided into two categories: natural person and legal and artificial or juristic person. Natural person कौन है? A natural person is a person that is an individual living human being. A natural person is a being to whom the law attributes personality in accordance with reality, the truth. Legal person. The word person is derived from the Latin word persona. हमने ऊपर पढ़ लिया था, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ डिटेल में. द लीगल, हाँ अभी हमने पढ़ा लीगल पर्सन के बारे में. नाउ वी विल रीड अबाउट द लीगल स्टेटस ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड. एक अनबॉर्न चाइल्ड का लीगल स्टेटस क्या होगा? As already mentioned, an individual is considered as a natural person माना जाएगा from the time of his birth till his death. Such a natural person is capable of bearing rights and duties. Thus, he has a legal personality. Generally, a natural person before birth and after death does not have a legal personality. So, for a natural person to have rights and duties, he must be alive. However, the law faces an issue when it comes to the case of an unborn child. The subjects such as medicine and theology establish that is unborn child is a living entity. Unborn child को एक living entity माना जाएगा. उसके अकॉर्डिंग ही उसको सारे राइट्स दिए जाएंगे. उसका लीगल स्टेटस उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा. As per legal fiction, a child in its mother's womb is considered as already born. When he is born alive, he will attain legal status. In usual terms, the law only give attention to living natural person, but in the case of an infant venture, a child in its mother womb, the law makes an exception. Indian law dealing with an unborn child. Section 315. This section of IPC states that the inflicting prenatal injury on a child possessing the capability of being born and where such injury affect it from being born amount to an offense of the child destruction. इस धारा में कहा गया कि जन्म लेने की क्षमता रखने वाले बच्चे को प्रसव पूर्व चोट पहुंचाना और जहां ऐसी चोट पैदा होने से प्रभावित होती है, बाल विनाश का अपराध है. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में क्या बताया हुआ है? सीआरपीसी में 416 में दिस सेक्शन ऑफ सीआरपीसी स्टेट दैट इन केस ऑफ एनी वुमन हु इज सेंटेंस्ड टू बी डेड टू बी फाउंड टू बी प्रेग्नेंट एन ऑर्डर टू पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द हाई कोर्ट और इफ इट डीम्स फिट द एग्जीक्यूशन कैन बी रिड्यूस टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, कि कोई किसी लेडी को अगर वो देना था, फांसी की सजा सुना रखी थी, लेकिन वो पता चला कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और अगर पॉसिबल लगता है हाई कोर्ट को तो वो उसकी फांसी की सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकती है. टीपी में क्या बताया हुआ सेक्शन 13 में? दिस सेक्शन ऑफ द said that the property can be transferred for the benefit of an unborn person through the means of trust. Indian Succession Act, Section 114. This section provides for the creation of prior interest before the unborn child is made the owner of the corporeal or incorporeal property. However, no property will be deemed to be vested in the unborn child until he is born alive as per the Act.
Under the Hindu law, an unborn child is deemed to be a living person for certain purpose. The right of an unborn child that is in the womb of its mother and deal with the Section 20 of the Hindu Succession Act 1956. As per Mitakshara law, in a Hindu undivided family, an unborn child will have an interest in the corporationary property. Under Mohammedan law, a gift in the name of a person who does not exist is a void. अभी हमने पढ़ा अनबॉर्न चाइल्ड का, अब हम देखेंगे डेड पर्सन का लीगल स्टेटस क्या है. डेड पर्सन आर नो लॉन्गर पर्सन इन द आई ऑफ लॉ. They have laid down their legal personality with their lives, and now as as destitute of right of as of liberty. They have no rights because they have no interest. They do not even remain the owner of their property until their successor enter upon their inheritance. मृत लोग अब कानून की नजर में व्यक्ति नहीं है, उन्होंने अपने कानूनी व्यक्तित्व को अपने जीवन के साथ लगा दिया है और अब देनदारियों के रूप में अधिकारों से वंचित है. उनके पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनके कोई हित नहीं है. वे अपनी संपत्ति के मालिक भी नहीं रहते जब तक कि उनके उत्तराधिकारी उनकी विरासत में प्रवेश नहीं करते. हालांकि 3 चीजें हैं विशेष रूप से जिनके संबंध में जीवित पुरुषों की चिंताएं उनकी मृत्यु की से परे फैली हुई इस तरह से कानून. Legal status of lunatic and drunken person. Status of lunatic and drunken person have some special position. They are natural person and have legal identity but are not capable or enter into contract. If at the time of entering into a contract, lunatic or drunken person is incapable of understanding the nature of contract, then they are considered to be incapable of entering into a contract. प्रकृति, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप क्लियर करवा सकते हो अपना. कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है तो बता दो. नहीं है. अच्छा जी, ठीक है. कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, अभी हमने राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ा, फिर हमने लीगल स्टेटस पढ़ा, एक अनबॉर्न चाइल्ड का, एक डेड पर्सन का और एक लुनाटिक और ड्रंकन पर्सन का. अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी. In the term property that is often used to describe object owned by the person, property can also be described as something whose right to ownership can be expanded. Therefore, a property can include a living as well as non-living things. Meaning of property: the property includes all the legal rights of a person, no matter what is his description. According to Locke, every man has a property in his person. Every individual has right to preserve his property, that is his wife, liberty and estate. The property right of a person and not his right. Property right constitutes his estate or property, whereas personal right includes his status or personal condition if viewed from the lens of narrower sense. Now, kinds of property: corporal and incorporeal property. The corporal property is also called the tangible property. ठीक है. और इनकॉर्पोरेल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी. जो भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है उसको हम इनकॉर्पोरेल बोलेंगे, लाइक ईजमेंट, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क. और जो भी टेंजिबल प्रॉपर्टी है लाइक लैंड, हाउस, मनी, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी सिंपल है. Corporate property is either movable or immovable. In English, they are the term chattel and land included.
A determined portion of Earth's surface. The TP Act 1882 excludes standing timber, growing crops, and grass from the definition of immovable property. The following are the judicial recognized right of way, right to collect the rent of immovable property, a right of ferry, a mortgager, right to redeem the mortgage, the interest of mortgage of immovable property, right of fishery, right to collect lac from trees. Real and personal property. The difference between real and personal property is similar to the difference between the movable and immovable property. The connection that is historical and not based on the logic. Real property means all right over land recognized by law. However, the personal property means other all other property right, whether right in RAM or right in personal. इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, अभी हमने पढ़ा इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो भी है, जैसे ईजमेंट, राइट टू कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, right in repropria, the right of ownership in one's property is not exercised over material object. Generally, the law of property deals with material object. However, there are exception to this in the form of non-material things produced by the human skills and labor. The most important of these are patents, trademark, artistic copyright, commercial goodwill, etc. Right in alien, these rights are known by the name of encumbrance. In the simpler word, they are the rights in RAM over areas of property owned by the other person. 1 मिनट के लिए होल्ड रखना, बस 1 मिनट बस. इतने आप इसको रीड आउट करो, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ. ठीक है. मुख्य प्रकार के दायित्व क्या क्या है? लीज, सर्विट्यूड, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट. मुख्य प्रकार के दायित्व क्या क्या है? लीज, सर्विट्यूड, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट. Securities are of two kinds, mortgage and lien. Gurudat Sharma versus State of Bihar. The court had held the ownership is attached with the bundle of rights like right to enjoy, retain, destroy, alienate, and possession. Modes of acquisition of property. Possession. कैसे कैसे ले सकते हैं हम किसी प्रॉपर्टी को? possession. Prescription. Prescription as the effect of lapse of time in creating and destroying right. It is the operation of time as versatile fact. Agreement. ठीक है, समझौते के द्वारा.
क्या क्या होना चाहिए इसमें? प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज, देयर कंसेंट, कम्युनिकेशन ऑफ द सेम, रिसेप्शन ऑफ द कॉमन इंटेंशन एंड कंसिडरेशन। इनहेरिटेंस विरासत में मिलेगी। सक्सेशन ऑफ टू काइंड्स, कैसे कैसे? इन इंटरस्टेट सक्सेशन एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन। गिफ्ट के रूप में मिल सकती है कोई प्रॉपर्टी आपको, ठीक है। ये 5-6 तरीके अपन ने पढ़े। गिफ्ट में मिल सकती है, विरासत में मिल सकती है, कब्जे से मिल सकती है, समझौते से मिल सकती है, ठीक है। तो ये सब इसके राइट्स थे। अब है थियरीज ऑफ प्रॉपर्टी। नेचुरल थियरी। According to this theory, the property is based on the principle of natural reason derived from the natural nature of things. The property was acquired by the occupation of an ownerless object and as a result of individual labor. According to the Grotius, all things originally were without owner, and whosoever acquired or captured it become its owner. Metaphysical theory, Adhyatmik Siddhant. This theory was proposed by the Kant and Hegel. A particular thing rightfully belongs to the owner when he is so connected with it that anyone who uses it without his consent does an injury to him. Historical theory. According to this theory, private property had slow and steady growth. It has grown out of a collective group or joint property. There are many stages in the growth of the private property. The first stage of a natural possession existed independently of the law. The second stage of a juristic person was a conception of both fact and law. First, psychological theory. According to this, property came into existence from the acquisite instinct of a man. Every individual desire to own things, and that brings into existence property. It has been right said by Bentham. Property is nothing more than the basis of a certain exception of deriving hereafter certain advantage by a thing of reason. Sociological theory. According to this theory, property should not be considered in the term of private right, but should be considered in the term of social functions. Positive theory. The founder of this theory was Spencer. Positive theory के founder थे Spencer. He based his theory on the fundamental law of equal freedom. According to him, property was a result of individual labor. No man has any moral right to property which he has not acquired by his personal labor and efforts. Labor theory. This theory primarily believes that property can be claimed on the exclusive basis of one's work, which produced that property. It recognizes the role of labor for adequate reward. When a person acquires property, he is entitled to hold it exclusively. अब इसके बाद हमारा ओनरशिप का टॉपिक आएगा। ओनरशिप और उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटी। फिर हमारा जुरिस इतने सा ही है, इतने में हमारा जुरिस कंप्लीट हो जाएगा। ओनरशिप क्या है? The word ownership strikes the imagination with the picture of property without which there can be no ownership or possession. During the earliest of time, when humans were normed and did not possess the skill of cultivation and civilization, the concept of ownership never crossed through the mind. However, the concept of possession was formulated before the concept of ownership, and that too only when humans started to cultivate. Supreme Court of India in Gurudas Sharma was the state of Bihar, a sum of bund.
A sum of bundle of right in case of tangible property would include the right of possession, the right to enjoy, the right to destroy, the right to retain, and the right to alienate, and so on. And along the clear concept of property comes the ideas of possession and ownership. Ownership under jurisprudence. John also defined ownership as ownership means a right which avails against everyone who is subject to the law, conferring the right to put things to user of identified nature, and a right identified in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration. ऑनरशिप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इनडेफिनेट इन द पॉइंट ऑफ यूजर, अनरिस्ट्रिक्टेड इन द पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, राइट टू possess, right to exhaust, residuary character, right to destroy. Types of acquiring ownership. There are two types of acquiring ownership. कैसे ले सकते हैं? ओरिजिनल ऑनरशिप और डेरिवेटिव ऑनरशिप. टाइप्स ऑफ ऑनरशिप. कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल ऑनरशिप. ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप. vested and contingent ownership. Sole and co-ownership. Absolute and limited ownership. पोजेशन अंडर. अभी हमने ओनरशिप पढ़ा, अब हम देख रहे हैं कि jurisprudence में पोजेशन क्या चीज होती है. Legal and factual notion. There is no set or precise definition. Salmon defined possession as possession is the continuing exercise of a claim to exclusive use of an object. पोजेशन में दो चीज इंक्लूड है. चयनात्मक ग्राहक का दावा और इस गारंटी का सचेत या वास्तविक अभ्यास उदाहरण के लिए इस पर भौतिक नियंत्रण. फिजिकल एलिमेंट और मेंटल एलिमेंट. The physical element is known in the corpus possession, and the mental element is called in the anonymity possession, possidendi. It is said to establish a substantial and complete possession. Both these elements must be available. For example, there must be animus possidendi, which means the aim to have just as corpus possession. For example, the thing must really be controlled by the individual who has the aim to have it. Types of possession. Possession in fact, possession in law. ठीक है. Acquisition of possession by delivery, actual delivery. फिर आ गया kinds of possession. संपत्ति का प्रकार कौन कौन से होगा? Corporal possession, incorporeal possession, mediate possession, immediate possession, constructive possession, adverse possession, de facto possession, de jure possession. अब इसका डिटेल्ड है, ये तो नहीं पढ़ रहे अपन. Difference between ownership and possession. Ownership is the act, state or right of ownership something. किसी भी चीज को ले लेना, owning something. And possession is the act, state or right to having physical custody and or controlling something. Sorry. Ownership gives the right to possession and possession does not give right to ownership. Ownership is always with the owner of the property and possession can be given to someone else. Classification. Ownership can be classified as private, collective, and common. Possession can be classified as actual, constructive, criminal, etc. What is liability? Liability क्या है? Liability is the result of violation of law. Law lays down the right and duties on the individual.
डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी सामान्य के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं सिर्फ. लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रॉन्ग डूअर और द रेमेडी और द रॉन्ग. ये सब मार्क बी के अकॉर्डिंग, ऑनस्टीन के अकॉर्डिंग. अब आगे डिफरेंट काइंड ऑफ लायबिलिटी कौन कौन सी है हमारे पास. सिविल लायबिलिटी, criminal liability, penal liability. The theory of penal liability is concerned with the punishment of wrong. There are different kind of punishment that determine preventive, retributive, reformative, etc. A penal liability can arise either from the criminal or a civil wrong. There are three aspects of the penal liability. Those are the condition, incident, and measure of liability. Remedial liability, vicarious liability. There are three exceptions to the general rule that man must be forced to do by the force of law what is about. Example, master and servant, firm and partner, employer and independent contractor. एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, बस इसके पॉइंट है, बस इतना सा ही टॉपिक था इसलिए मैंने जल्दी से ले लिया इसको. कौन कौन सी लायबिलिटीज हो गई अपने पास. एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, परोक्ष यानी कि विकारियस लायबिलिटी, रेमेडियल लायबिलिटी, पीनल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी. ठीक है. बाकी लायबिलिटी की डेफिनेशन दी हुई है अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग, वो जूरिस्ट के अकॉर्डिंग वो देखनी है. अभी यहाँ तक इतना ही हमारा जूरिस्ट का सिलेबस था. जूरिस्प्रूडेंस का हमारा यही सिलेबस था, इससे आगे कुछ भी नहीं है. क्वेश्चंस जो बनते हैं मेनली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बनते हैं, या कोई स्टेटमेंट दी हुई होती है और ये पूछ लेते हैं कौन से जूरिस्ट ने बोली है. मेनली इसी चीज पे क्वेश्चंस बनते हैं. आपकी कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो. से कुछ हाँ